Yeah, very good morning to everyone those who are watching this video. In this video, we are going to understand the phenomena related to our art in Old Stone Age. This is the part of chapter number 7 of R.S. Sharma Ancient History, right? So in this we are going to understand from very depth, and after this we have much more points related to our exam for UPSC and the state PSC, and so many exams whatever you want to give in your future coming exam, right? So why we waste our times, let's come to our agenda. And one thing I want to tell you, if you had not like till now my video, you please like and then subscribe, and share also in your friend circle if anybody wants to want these types of video, right? So subscribe firstly for the coming videos, and like for my support, and share for your friend circle, right? So why waste our times, let's come to the agenda. The people of the Paleolithic एंड द म्यूजोलिथिक एजेस प्रैक्टिस द पेंटिंग्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि पैलियोलिथिक और म्यूजोलिथिक एज के जो यानी कि पीपल्स थे वो लोग क्या करते थे, पेंटिंग की प्रैक्टिस करते थे, यानी कि वो लोग पेंटिंग किया करते थे. और प्री हिस्टोरिक आर्ट्स जो है अपीयर हुई है एट सेवरल प्लेसेस, बट भीमबेटका इन एमपी इज ए स्ट्राइकिंग साइट. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर यानी कि हमें सेवरल टाइप्स की प्रिंटिंग यानी कि मिली है, ठीक है. और लेकिन जो भीमबेटका है एमपी में, वो यानी कि स्ट्राइकिंग करती है साइट्स के बारे में, जो पेंटिंग्स थी उसके बारे में भी, ठीक है. तो सिचुएटेड इन द जो विंध्यान रेंज में सिचुएटेड है, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में यानी कि है जो भीमबेटका, जहाँ पर हमें ये पेंटिंग्स मिली हैं. इट हैज़ ओवर 500 पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर्स. यहाँ पर 500 यानी कि पेंटिंग्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक शेल्टर्स के ऊपर, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर्स एट भीमबेटका, ठीक है. 10 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर यानी कि देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर हमें ये सारी चित्रकारी देखने को मिलती है भीमबेटका के अंदर, ठीक है. द रॉक पेंटिंग एक्सटेंडेड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टू मीजोलिथिक. ये जो सारी जितनी पेंटिंग्स हैं, हमें इसका जो टाइम पीरियड मिलता है अपर पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक एज के अकॉर्डिंग यानी बीच में मिलता है. सम सीरीज इवन अप टू रिसेंट टाइम्स, कुछ ऐसी भी सीरीज हैं जो यानी कि रिसेंट टाइम की बाद की समय की भी मिलती हैं, ठीक है. और however the substantial number of the rock shelters are associated with the mesolithic occupation. कहने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारी ऐसे नंबर ऑफ द यानी कि शेल्टर्स हैं जो यानी कि जिनको जोड़ा जाता है किसके साथ, मीजोलिथिक ऑक्यूपेशन के साथ. यानी कि उस वक्त यानी कि क्या क्या मीजोलिथिक ऑक्यूपेशन क्या थी उस पेंटिंग से यानी हमें पता चलता है, ठीक है. अगर बात करें यहाँ पर मेनी बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो क्या करते थे वो पेंटेड करते थे. एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड द एनिमल्स फिगर्स पेंटिंग्स वर हंटेड सब्सटेंसेस. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि हमारे बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, उनको यानी कि पेंटेड किया जाता था, ठीक है. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स जो उनके जो फिगर्स हैं वो पेंटिंग किए गए हैं, ठीक है. और हंट करते हुए भी दिखाया गया कि ये लोग हंट करते थे इस टाइप का, यानी कि कुछ फिगर यानी कि उन्होंने प्रैक्टिस किए हैं कि हंट करता हुआ, या बर्ड्स को यानी कि एनिमल्स को हंट करते हुए इस टाइप से यानी कि उन्होंने फिगर बनाए हैं. तो उससे पता चलता है कि ये लोग यानी कि उस शिकार किया करते थे. हमें कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है कि हाँ ये शिकार ही करते थे, लेकिन उस पेंटिंग से पता चलता है कि ये लोग उस वक्त समय पर शिकार किया करते थे. और उसके बाद में आ जाता है पर्चिंग बर्ड्स डेट लिव ऑन द grand do not figure on in the earliest group of the paintings. These paintings evidently belong to the hunting gathering economy. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसको इविडेंटली बिलोंग किया गया है कहाँ से, जो हंटिंग एंड गैदरिंग इकॉनमी उस वक्त, यानी कि उनकी इकॉनमी कैसी थी. यानी कि पेंटिंग से हमें पता चलता है कि आखिरकार उस वक्त की इकॉनमी कैसी रही होगी. उस वक्त की इकॉनमी जो थी वो यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग इकॉनमी थी. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि आज की हमारी जो हमारी इकॉनमी है वो कुछ एग्रीकल्चर और कुछ टेक्नोलॉजी पर यानी कि आईटी हब पर डिपेंडेंट है. उससे पहले हमारी एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी. उससे पहले यानी कि इस वक्त इन लोगों की कैसी इकॉनमी रही होगी, तो वो इन लोगों की इकॉनमी जो थी वो हंटिंग एंड गैदरिंग इकॉनमी थी. मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, गैदर करना और हंट करना, उसका शिकार करना, इस टाइप की उनकी इकॉनमी रही होगी उस वक्त के समय. अब बात करते हैं कि अपर पैलियोलिथिक में क्या क्या हुआ, किस किस चीज़ की वो लोग प्रैक्टिस करते थे. तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि वाई डिड अपर पैलियोलिथिक
पीपल प्रैक्टिस आर्ट्स, क्यों यानी कि वो प्रैक्टिस आर्ट्स की क्यों प्रैक्टिस करते थे, तो उसका आंसर हमें इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ आर्ग्यू डेट, ये आर्ग्यू करता है कि जो दे डिड दिस फॉर द सेक ऑफ आर्ट्स, यानी कि एक शौक के लिए करते थे, यानी कि आर्ट्स को यानी कि एक शौक के लिए करते थे। दिस वुड हाउएवर सजेस्टेड, ये सजेस्ट करते हैं टू मच सोफिस्टिकेशन एट द वेरी अर्ली स्टेज ह्यूमन हिस्ट्री। इट इज़ आल्सो सेड, ये कहते हैं कि दे टूक टू आर्ट एंड द रिचुअल्स overcoming social conflicts. This may apply to a complex of the structure which suffers from the sharp social differentiation which hardly existed upper in the अपर पैलेयोलिथिक सोसाइटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं बात करूँ, ये जो यानी कि जितने भी यानी कि हमारे सोफिस्टिकेशन जो यानी कि जो हमें सजेस्टेड करते हैं टू मच, किसके लिए, कि जो यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री थी उसके लिए, ठीक है, कि आखिरकार उस वक्त के लोग कैसे करते थे, वो अपनी कमिंग जनरेशन को दिखाना चाहते थे कि आखिरकार हम लोग इस तरीके से थे। उनके पास कोई लैंग्वेज तो थी नहीं, तो वो लोग पेंटिंग ही मेनली करते थे वेरी अर्ली स्टेज में, ठीक है। इट इज़ आल्सो साइड डेट, ये कहते हैं कि दे टूक आर्ट एंड रिचुअल्स, यानी कि आर्ट एंड रिचुअल्स को ओवरकमिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि मतलब ये लोग जो आर्ट बनाते थे वो अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग भी बनाते थे कि क्या क्या वो लोग परफॉर्म करते थे उस वक्त, ठीक है। ओवरकमिंग यानी कि उसके बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को भी उन्होंने दिखाया है अपनी आर्ट्स के अंदर, ठीक है। दिस में अप्लाई, इन्होंने अप्लाई किया है कि टू कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या मतलब कि ये लोग यानी कि ये अप्लाई करते थे कि कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर विच, जो हमें यानी कि सफ़र कराता है, कि शार्प सोशल डिफरेंसेशन के बारे में बताता है, विच हार्डली एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट करता है इन द अपर पैलेयोलिथिक सोसाइटी के अंदर, यानी कि शार्पली तरीके से दिखाता है, ठीक है। इन ऑल द प्रोबेबिलिटी, अगर इसकी अगर यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ली जाए, प्रायिकता ली जाए, ठीक है, तो उसमें अगर देखने को मिलेगा तुम्हें कि जो पीपल हैं वो डिपिक्टेड करते थे वेरियस विल्ड एनिमल्स को, ठीक है। वो इंश्योर करके चलते थे कि कंट्रोल ओवर देम, इनके ऊपर अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे, फॉर द हंटिंग वाज देयर द प्रिंसिपल सोर्स, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल सोर्स था वो हंटिंग ही था, ठीक है, ऑफ लिवलीहुड, यानी कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए। आल्दो वी फाइंड सम ह्यूमन मेल और द फीमेल, जो यानी कि फिगर में बताते हैं कि एनिमल ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द फिगर्स, फ्रिक्वेंटली जो फिगर्स के अकॉर्डिंग बताते हैं, दीज एनिमल्स पेंटिंग जो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग बताते थे, ठीक है। रियलिस्टिक एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हंटिंग के तरीके, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो फिगर्स थे वो यानी कि पेंटिंग बताते थे, बहुत सारे फिगर्स ऐसे थे जो यानी कि एनिमल गैदरिंग को बताते थे, बहुत सारे फिगर ऐसे थे जो यानी कि हंटिंग को बताते थे। तो मतलब यानी कि इस अगर पेंटिंग बनाने का पर्पज़ जो था वो दिखाना चाहते थे कि आने वाली कमिंग जनरेशन हमारी देखे कि हम लोग क्या करते थे, मतलब ये पर्पज़ था। इन द कॉन्टेक्स्ट एनिमल्स पेंटिंग become conventional, animal continue to be depicted on the Harappan seal। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हरप्पन सील से यानी कि डिपिक्टेड किया गया है, और यानी कि although the people largely lived on the food they grow, और उस पर भी यानी कि वो लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो पीपल हैं वो उस पर यानी कि जीवित रहते हैं, जो वो लोग अपने द्वारा यानी कि फूड उगाते थे, ठीक है। यही नहीं कि यानी कि वो खाली मार कर ही खा रहे थे। अब बात करेंगे हम लोग यानी कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन था उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ठीक है। हाउ एवर द ह्यूमन ऑर्गेनाइज सोशली, देखो हाउवर, ठीक है, हाउवर ह्यूमन ऑर्गेनाइज सोशली, आदमी जो था उस वक्त का वो यानी कि सामाजिक तरीके से क्यों ऑर्गेनाइज होना चाह रहा था, क्यों यानी कि क्या जरूरत थी कि वो सोशल तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाह रहा था। मेरा सीधा सिंपल तरीका ये है आंसर देने का, कि वो जानता था कि अगर हम लोग यानी कि सामाजिक तरीके से यानी कि समाज में रहेंगे तो उससे एक फ़ायदा रहेगा कि जितने भी हम पर यानी जो अटैक होते हैं जानवरों के, उससे हम लोग बच जाएंगे और चोरी कम होगी, इस तरीके का। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर दे लिव्ड इन द बैंड और प्री बैंड सोसाइटी। ये क्लियर नहीं है कि वो लोग यानी कि रहते भी थे प्री बैंड सोसाइटी में, या सोसाइटी के यानी कि सोसाइटी में रहते थे, यानी कि या प्री बैंड सोसाइटी में नहीं रहते थे, ठीक है। बैंड वर परफॉर्म फॉर द हंटिंग, जो बैंड होता था वो यानी कि हंटिंग के लिए परफॉर्म करता था, मतलब समूह या ग्रोह जो होता है उसे बैंड बोलते हैं, ठीक है।
एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन कुड बी अराउंड लगभग 25 या 25 के करीब, यानी कि लगभग या 25 से ज़्यादा थोड़े बहुत, ठीक है, अराउंड लगभग 25 के करीब आदमी जो होते थे उनको यानी कि एक बैंड की संख्या दे दी जाती थी, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और there could have been a form of the alliance between the various band of the mutual aid. The number in such large group would have been exceeded around 500। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे यानी कि फॉर्म्स थे जो अलायंस के, ठीक है, बिटवीन द वेरियस बैंड्स एंड द म्यूचुअल एड, और नंबर ऑफ द सच लार्ज ग्रुप्स है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ग्रुप थे जिनको यानी कि एक्सीड किया गया, बढ़ाया गया लगभग 500 के करीब, ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर यानी कि रिचुअल्स कुड हैव बीन कंडक्टेड, जो यानी कि रिचुअल्स थे उनको कंडक्ट किया जाता था कहाँ तक रेटिफाई करने के लिए कि सच अलायंस जो है उसको यानी कि इवेंचुअली अगर देखा जाए तो बैंड जो हैं, ठीक है, जो जो क्या बोलते हैं बैंड हैं उनको टर्न किया जाए इनटू द एग्जामोस ग्रुप के अंदर, ठीक है, जिनको हम लोग क्लान के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, नियोलिथिक फेज के अंदर, ठीक है। क्लान मतलब यानी कि एक समुदाय, ठीक है, मैं सिंपल बोलूँ तो मेंबर्स ऑफ सच क्लान्स ऑलवेज मैरी द आउटसाइड ऑफ द क्लान। उस क्लान के अंदर के जितने भी लोग रहने वाले थे वो लोग क्या करते थे, शादी करते थे बाहर के क्लान की लड़कियों से, ठीक है। मतलब लड़का जो है अगर इस क्लान का ये एक क्लान है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लगभग 500 लोग रह रहे हैं, तो दूसरा कोई क्लान है उसमें मान लो 250 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 250 लोग, तो ये इस यहाँ का लड़का यहाँ की लड़की से शादी करेगा, यहाँ का लड़का यहाँ की लड़की के साथ शादी करेगा, मतलब एक क्लान का बंदा एक क्लान की बंदी से शादी नहीं करेगा। बट बैंड एस्टेब्लिश्ड mutual aid relationship in the upper Paleolithic phase. Members of a band shared a fruits for hunting and food gathering society। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि जो इस्टेब्लिश जो म्यूचुअल रिलेशनशिप थे उसमें अगर देखा जाए अपर पेलियोलिथिक जो फेज़ है हमारा, उसमें जो मेंबर्स थे ऑफ बैंड के लिए जो यानी कि शेयर करते थे फ्रूट्स हंटिंग के लिए, ठीक है, एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी जो बहस किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑक्यूपेशन के लिए कि क्या उनका व्यवसाय था उस वक्त का, ठीक है, फॉर्मेशन करती थी कि यानी कि जो बैंड्स यानी कि जो क्या यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द बैंड्स एंड द ग्रुप्स ऑफ द बैंड्स have been facilitated by use of the language which seems have originated in the upper Paleolithic phase. Communication may have played an important role in the keeping the people together। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जितने भी यानी कि अगर फॉर्मेशन किया जाए जो बैंड्स का जो फॉर्मेशन होता था उसका यानी कि जो ग्रुप होता था बैंड्स का, ठीक है, में भी उसको फैसिलिटेट इसलिए किया जाता था कि जो लैंग्वेज है विच सीम्स हैव बीन ओरिजिनेटेड, यानी कि उसके अंदर यानी कि लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ, मतलब लोग जब रहेंगे तो वो लोग बोलेंगे आपस में, तो ये थोड़ा ना गूंगे बन के रहेंगे, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अपर पेलियोलिथिक फेज में देखा गया कि कम्युनिकेशन जो है वो मे हैव प्लेड इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि उस वक्त लोग बोलना सीख गए थे और एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही थी, ठीक है, कीपिंग पीपल टुगेदर, और लोगों को साथ में रखने का यानी कि बहुत बड़ा रोल अदा कर रही थी उस वक्त की जो लैंग्वेज थी। अब मैं थोड़ा क्रोनोलॉजी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अगर बात करें हमारी जो अर्थ है उसकी जो एज है लगभग यानी कि उस वक्त जो यानी कि अगर देखा जाए हमारी अर्थ की एज लगभग 4,600 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर जो है उसकी जो एज है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हमारा जो 3500 मिलियन ईयर हमारा यानी कि धरती के ऊपर बर्थ आ चुकी थी, मतलब लाइफ ऑफ द बर्थ ऑफ द लाइफ यानी कि जीवन का अस्तित्व मिलने लगा था, ठीक है। 30 मिलियन ईयर की बात करें तो उसमें अपीयरेंस ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन जो यानी कि ऑन द अर्थ, यानी कि पहले का जो आदमी था जिसको हम लोग यानी आदिमानव के नाम से जानते हैं, वो यानी कि अर्ली मैन धरती पर देखने को मिलने लगा था लगभग आज से 30 मिलियन ईयर एगो। फिर बात करें यानी कि 6 मिलियन ईयर एगो तो अपीयरेंस ऑफ द होमिनिड्स ऑन द अर्थ है, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में और ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिला है होमिनिड्स, ठीक है, वो हमारे भारत यानी कि इस धरती पर देखने को मिलने लगा था आज से लगभग 6 मिलियन ईयर एगो। और बात करें तो कि
5.5 से 1.5 मिलियन ईयर के अकॉर्डिंग तो हमारा जो अपीयरेंस था ऑफ द एस्ट्रोलोपिथेकस जो था धरती के ऊपर देखने को मिला था। मतलब सिंपल तरीका यहाँ पर यह है कि जो होमिनिड्स था वो लगभग 6 मिलियन के अराउंड लगभग, और उसके बाद जो एस्ट्रोलोपिथेकस था वो लगभग 5.5 से 1.5 ईयर्स तक यानी कि वो हमारी धरती पर देखने को मिला था। और 2.2 से यानी कि जो स्कल ऑफ द रेमापिथेकस और द शिवापिथेकस स्कल जो है इन द पोर्टवार प्लेटू ऑफ द पाकिस्तान एंड द सिंध प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड द शिवालिक हिल्स एरिया, उसमें भी देखने को मिला था। ठीक है, बाद में बात करें यहाँ पर यानी कि जो हमारा 2 मिलियन है उसमें लोअर पेलियोलिथिक एज जो है, ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक एज जो है उसमें यानी कि हम अफ्रीका की यानी कि अफ्रीका के अंदर देखने को मिला हमारे लोअर पेलियोलिथिक। और दूसरी बात करें अगर यहाँ पर 2 मिलियन से 1.5 मिलियन के ईयर के अराउंड लगभग हमारे होमो हेबलेस जो है धरती के ऊपर देखने को मिला, जो साउथ अफ्रीका में और ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिला हमें। ठीक है, उसके बाद 1.8 से 1.6 मिलियन ईयर अराउंड लगभग हमारे जो धरती के ऊपर होमो इरेक्टस देखने को मिला है, जिसको हम लोग जिस जो अर्लीस्ट स्टोन हैंड एक्स है जो उसके पास यानी देखने को मिलती है, जो फायर डिस्कवर करती है। ठीक है, और यानी कि आग का आविष्कार हो चुका था और धरती के ऊपर यानी कि स्टोन की जो यानी कि कुल्हाड़ी थी उसका भी आविष्कार हो चुका था इस धरती के ऊपर इस अराउंड की यानी कि 1.8 से 1.6 के अराउंड। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2,30,000 से 30,000 मिलियन ईयर एगो अपीयरेंस ऑफ द होमो इरेक्टस यानी कि ऑन द अर्थ देखने को, होमो सेपियंस यानी कि धरती के ऊपर देखने को मिला। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है 1.5 लाख यानी कि 1 लाख से सॉरी यहाँ पर ही थोड़ा मुझे हिसाब से थोड़ा गलत लग रहा है। ठीक है, मिलियन ना होकर यानी कि खाली 2.5 लाख से 2,30,000 से 30,000 के अराउंड जो यानी कि धरती के ऊपर होमो सेपियंस देखने को मिला है। और उसके बाद जो यानी कि 1.5 लाख ईयर एगो, ठीक है, हमारी धरती पर यानी कि हमें अपीयरेंस ऑफ द होमो सेपियंस देखने को मिला है इन द मॉडर्न मैन इन द साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करूँ मैं यहाँ पर यानी कि जो 2 मिलियन से 12,000 वहाँ पर प्लिस्टोसीन जो आइस एज है उसके बारे में बोलबाला मिलता है। और 70,000 के करीब यानी कि अगर देखा जाए तो स्कल ऑफ द आर्काइक होमो सेपियंस का यानी कि जो हमारा नर्मदा वैली है वहाँ पर यानी हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हमारा जो 34,000 ईयर के अराउंड यानी कि जो हमारे फॉसिल्स मिलते हैं होमो सेपियंस के इन श्रीलंका में भी यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। मैं सिंपली तरीके अगर बोलूँ ना, क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है एक स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, राइट। सो ये वहाँ से हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर ये हमारा क्लियर है ना पूरा, तो हमारा चैप्टर क्लियर है। 6 लाख से 1.5 लाख के अराउंड यानी हमारे पैलियोलिथिक एज जो है इन इंडिया में यानी कि देखने को मिला है। 1.5 लाख से 35,000 के करीब यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज देखने को मिला है। 50,000 के करीब ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज देखने को मिला है। फिर उसके बाद 35,000 से 10,000 के करीब अपर पैलियोलिथिक एज इन इंडिया को देखने को मिला है। 9,000 से 4,000 के करीब मीजोलिथिक एज इन कल्चर इन इंडिया देखने को मिला है। 12,000 और से अब तक यानी कि होलोसीन हमारे इंडिया में देखने को मिला है। 7,000 से 6,000 के करीब यानी कि जो स्टार्ट्स ऑफ द प्लांट कल्टीवेशन इन इंडिया में देखने को मिला है। 5,000 के करीब जो एस्टवाइल जो एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन है एनिमल्स के इन इंडिया में देखने को मिले हैं। सो ये सब चीज़ें जो क्रोनोलॉजी की थी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद अपने आप से देखें। मेरे बताने से तो यानी कि ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मिलेंगे अगले चैप्टर में जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, उसमें हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक एज एंड फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर एंड एनिमल कीपर्स के लिए। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। If you had not liked my video, please like it and support me. Thank you.